नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए अतिथि के साथ। उनका नाम है डॉक्टर संजीव अत्री। वो अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे। तो संजीव अत्री हिमाचल प्रदेश में जीव विज्ञान के प्रवक्ता है और बहुत सारी विधाओं पर उन्होंने लगातार पिछले कई सालों से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और विदेशों में भी उन्होंने अपने अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाया है। कुछ ही देर बाद हमारे साथ श्री डॉक्टर संजीव अत्री जी होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आप सबको बधाई देना चाहूँगा, सभी दर्शकों को और हमारे को होस्ट श्री मुकेश प्रसाद दोगुना जी को, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी को, जो रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। आप सबको और हमारे सभी बहुत बहुत बधाई कि इस शानदार शो का एक महीना पूरा हुआ और इस एक महीने में हमने उत्तराखंड सहित महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आज हम जुड़ रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के शिक्षकों को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश की। और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के अलावा बाहर भी जितने प्रतिभाशाली शिक्षक हैं वो इस शो में आए, उनसे हम कुछ सीखें, उनके अनुभवों का लाभ लें और उनको एक पहचान दें कि वो हमारे विभाग के हीरे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा कि ये शो उन सरकारी शिक्षकों का है जो सरकारी होने के साथ साथ असरकारी भी हैं और अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। दूसरा, जो कोरोना काल में जो निराशा फैल गई है, जो महामारी के कारण एक उदासी का वातावरण बन गया है, इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो ऊर्जा फिर से आए हमारे शिक्षक साथियों में, हमारे छात्रों में, ताकि वो फिर से मनोयोग से पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुटें। और तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी था कि भाई लोकल को वोकल करके इंटरनेशनल बनाना है, तो हम अपने टीचर्स को इंटरनेशनल ब्रांड बनाएंगे शो के माध्यम से। ऐसे हमारी कोशिश है कि पूरे देश भर के लोग और विदेशों से भी शिक्षक इस शो को देखते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में हमारे शिक्षकों को विदेशों में भी बुलाया जाए उनके इन गतिविधियों के लिए, भले वो संगीत के कार्यक्रम हो या वो पपेट्री हो या वो कविताएं हो, कुछ भी जिस भी क्षेत्र में हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं उनका विस्तार हो। आज के शो में अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान होंगे। हमारे साथ लाइव होंगे राजस्थान से दीप सिंह भाटी, जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार हैं राजस्थानी भाषा और संस्कृति के। यूट्यूब में उनके लगभग 70,000 फॉलोअर्स हैं। तो हम कल उनसे राजस्थानी लोक को जानेंगे। लेकिन आज इससे पहले कि हम संजीव अत्री जी हमसे जुड़े, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि आज के सवाल पहले हम पूछ लें, फिर कल के सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला सवाल मैं आप सबके लिए स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। आज के दो सवाल मैंने भेज दिए थे आपको। शो के जी आ गए सर, आ गए सवाल आ गए और ये स्क्रीन पर है। हाँ, जनेशु जयामहे और सुमुगन पक्ष क्या पारिभाषिक शब्द हैं, क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, ये क्या कम्युनिकेट करते हैं? जनोषु जयामहे और स्वमुग्न पक्ष, ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है और देखते हैं। ये दूसरा एक रोचक प्रश्न जो हो सकता है लिपि से हो, भाषा से हो, कि किस महत्वपूर्ण संधि की नीति के लिए किस देश ने भारतवर्ष को हमारे अपने शब्द का नाम सुझाया था? संधि चली और संधि बड़ी फेमस हुई। ये दो सवाल आज के हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान संजीव अत्री जी जुड़ रहे हैं। अत्री जी नमस्कार। नमस्कार आप सबको। सर जोशी सर आपको चरण स्पर्श सर। आप तो फील्ड में लग रहे थे, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। आप कहीं लग रहा है कि अभी भ्रमण पर है। मैं सर आज एक्चुअली बाहर था और अभी मैंने ये जगह ढूंढी है। बहुत सुंदर पार्क है सर, हिस्ट्रिकल पार्क है कि यहाँ मैं आकर बैठा हूँ।
तो अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर कैसे आपके दर्शन होंगे सर? नहीं नहीं नहीं, अभी अंधेरा नहीं होगा सर, ऐसी बात नहीं सर, आप लोग साथ हैं तो अंधेरा हो ही नहीं सकता सर। फिल्म निर्माता जो है ना वो अलग अलग जगह लोकेशंस को देखते रहते हैं, तो देश जी के सर, एक अभी फिल्म तो निर्माता हमारे सामने हैं, साथ हैं, तो अलग अलग लोकेशन हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कमरे के अंदर बंद होंगे हमारी तरह, वो बाहर लोकेशन ही देखते रहते हैं, उनके दिमाग सब जगह चलते हैं। तो आज एक अच्छी लोकेशन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अच्छा है। जोशी सर, आपका आशीर्वाद रहा है सर, तभी फिल्म डायरेक्टर बना हूँ नहीं सर। नहीं, मेरी मेरी तो कोई नहीं, आप मुझे मत कहिए, मैं बड़ा असहज हो जाता हूँ आपके मुंह से अपनी बात सुन के। तो बस ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड है, पहला दिन आपकी दोस्ती का हमें याद आता है, और वो दोस्ती आपने निभाई, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। अत्री साहब कहाँ खड़े हैं? समीर सर, कौन सी जगह हाँ है जी, ये? कौन सी जगह है ये जहाँ? सर, ये सर रानी ताल कहलाता है सर, ये एक हिस्ट्रिकल पार्क है जो यहाँ सिरमौर की रानी ने बनवाया था सर। निगम नहीं था, भीमताल से रानीताल पहुंच गए। यस सर, यस सर। भट जी आप कहाँ हो गए? सर चलिए भट जी आप, फिर से आप अभी भट जी चले गए हैं तो सिरमौर से याद आया अत्री साहब, हाँ जी सर। हमारे उत्तराखंड का जो मोरी वगैरह का क्षेत्र लगता है, इसकी जी सर, सिरमौर बिल्कुल संस्कृति बहुत ज्यादा मिलती है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके पास एक जगह थी कालसी, तो सिरमौर के राजा की राजधानी कभी सिरमौर में हुआ करती थी हमारे यहाँ। जी सर, बिल्कुल सर, वो यहाँ के राजा की थी। और जो उत्तराखंड का एक एरिया है सर, वो शिलाई के साथ मिलता जुलता है, बीच में एक नदी है सर। फोन आप लैंड हाँ जी सर। भट जी विदेह हो जाते हैं, चक्कर क्या है? हाँ जी, हमारे भट जी विदेह सदेह होते रहते हैं बीच बीच में, तब तक हमारे जो को होस्ट है मुकेश बहुगुणा जी, वो तब तक मैं परिचय देता हूँ। शुरू कर। यस सर, जी सर। आज हमारे हाँ जी साथ सर। में पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, आज हमारे साथ जो साथी हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड। तो देवभूमि केवल देवता हमारे यहाँ नहीं रहते, देवता और भी जगह रहते हैं। देवभूमि हिमाचल के जो निवासी हैं और सिरमौर के निवासी हैं। सिरमौर ये उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी का टिहरी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी जो बहुत ज्यादा आपस में मिलती जुलती है। अगर आप सिरमौर चल जाएंगे तो आपको लगेगा कि उत्तराखंड के उस हिस्से में है, उत्तराखंड के मुंडी वगैरह क्षेत्र में चल जाएगा तो आपको लगेगा सिरमौर में है। वहाँ के साथी डॉक्टर अत्री जी हमारे साथ में है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, विज्ञान, भाषा, संस्कृति, नाटक, फिल्में, टेलीविजन, बाल रंगमंच, साहित्य, लोक नृत्य, पर्यावरण, नवाचार का, कराटे। आपसे दूर रहना पड़ेगा ना, आपसे हम तुमसे बात करना पसंद करेंगे, अच्छी बात है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में आप शामिल रहे हैं और आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है। आप जीव विज्ञान के अध्यापक हैं और आज आप हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आप बहुत बढ़िया, आप जीव विज्ञान के अध्यापक हैं तो आपने स्वाभाविक रूप से, हम तो निर्जीव विज्ञान के हैं इसलिए कमरों में बैठे हैं, आप जीव विज्ञान के हैं इसलिए आप प्रकृति के साथ में हैं। आपने विज्ञान के अध्यापक ही हो सकते हैं। तो थोड़ा कुछ अपने बारे में आप खुद बताएं जरा। जी सर, मैं बेसिकली मैं एक लेक्चरर हूँ आजकल बायोलॉजी का। मैं शिक्षक ही मानता हूँ अपने आप को, चाहे लेक्चरर हूँ या जो भी हैं। और दूसरी बात यह है सर कि जो जितने काम मैं करता हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को ये सभी काम आने चाहिए, तभी हम बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं सर। थोड़ा बहुत सीसीआरटी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया सर। उस समय जोशी सर का आशीर्वाद रहा, तो इंडियन कल्चर का उस समय मुझे पता चला कि इंडियन कल्चर कितनी बड़ी है। और फिर मैंने कथक डांस स्पेशली मैंने सीसीआरटी से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सीखा सर 2 साल। और फिर मुझे इंडियन कल्चर के लिए कुछ करने का मौका मिला, डीआरपी में बना। फिर मैंने दूसरे टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा बताया कि इंडियन कल्चर क्या है, पपटरी सीखी थी, तो कठपुतली सिखाई बच्चों को, साइंस को कठपुतली से जोड़ने की कोशिश की सर। तो उसी दौरान मैं उससे पहले मैं फिल्म मेकिंग में करता था, मैं मॉडलिंग मैंने की है उससे पहले गोदरेज जैसी कंपनी के लिए सर। तो फिल्म मेकिंग
पहले फिल्मों में एक्टिंग का शौक था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं टीचर बन गया तो मुझे लगा कि एक्टिंग करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट करें दूसरे को। तो फिर मैंने फिल्में बनानी शुरू की सर, लेकिन मैं फिल्में जो मैंने बनाई वो लगभग सारी मैंने एजुकेशनल फिल्में बनाई और बच्चों से रिलेटेड फिल्में मैंने बनाई। और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल्स में जाने का मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की तरफ से। फिर वहां मैंने जाकर देखा कि बच्चों के लिए स्पेशल कितना काम किया जाता है सर। स्कूल का मैं टीचर था तो इको क्लब होते हैं, तो एनवायरनमेंट के लिए काम करना मैंने सीखा, तो एनवायरनमेंट के ऊपर ही फिल्में मैंने बनाई और अच्छी फिल्में कुछ बन पाई भगवान की दुआ से और सभी बड़ों के आशीर्वाद से, जिनको नेशनल अवार्ड तक मिला। तो इस तरह से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज सर एक टीचर के लिए होती हैं, जितनी एक्टिविटीज एक टीचर को स्कूल में करनी चाहिए, मैं सिर्फ वही करने की कोशिश करता हूँ और उसी से फिर थोड़ा जो कुछ भी मिल पाता है वो ईश्वर के और बड़ों के आशीर्वाद से मिल पाता है। सर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो मुझे गुरु जी कहते हैं, तो कम से कम गुरु का अर्थ, गुरु शब्द वहां से निकला है सर कि जिसके ऊपर शिष्यों को गौरव हो। तो मैं कुछ ऐसा करने का काम करता हूँ कि मेरे शिष्यों को मुझ पर गौरव हो, बस यही प्रयास कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। और बहुत भविष्य में आप अभी कोई फिल्म बनाने की सोचे हैं? जी सर। डॉक्टर साहब, देखो अगर कोई भविष्य में कोई फिल्म बनाने की सोचे तो जोशी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं दुनिया की सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ सर, पोलियो जी के नाम से सर। ये 24 घंटे और 8 मिनट की फिल्म है जो बच्चों के साथ में बना रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ फिल्में बनाने के लिए सर। तो बच्चों को पहले मैं सारी एक्टिविटी सिखाता हूँ कि कैमरा क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। स्क्रिप्ट इसकी मैंने जरूर लिखी है, फ्रेम मैंने बनाए हैं सर, 8,838 फ्रेम इसके बने हैं। बाकी कैमरा, एडिटिंग, डबिंग सब कुछ मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं सर उसकी। और इस बार अगर ये कोरोना ना होता तो सर हम मई में इस फिल्म को हम रिलीज करते सर। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप अपनी फिल्म में अच्छे बच्चों को लेते हैं या शरारती बच्चों को भी लेते हैं? नहीं सर, देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर कि मैंने अपने स्कूल में भी एक रेडियो स्टेशन मैंने शुरू किया है सर। नहीं, मेरा सवाल आपने मेरा सवाल नहीं सुना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ सर। और इस रेडियो स्टेशन को 14 बच्चे चलाते हैं और वो बच्चे हैं सर जिनको स्कूल का सबसे शरारती बच्चा कहा जाता है सर। तो मतलब मेरे लिए, हाँ जी, ये पूछ रहा था कि अगर भविष्य में आप शरारती बच्चों को लेना चाहें तो गिरीश सर और मेरे को भी आप ले सकते हैं। सर आप वो तो मेरे आदर्श हैं सर, आप भी मेरे आदर्श हैं सर। आदर्श है लेकिन शरारती हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना सर। और शरारत तो सर जिंदा दिली की पहचान है सर, वो तो रहनी चाहिए सर। तो आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? गांव ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है? सर हाँ बिल्कुल सर। मेरी अभी नौकरी जो है वो 30 साल की हुई है। 27 साल मैंने जो है वो टोटली ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में मैंने सेवाएं दी हैं सर। और अभी जो मेरा, हाँ जी सर, और अभी जो है मेरे स्कूल में लगभग 565 बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक सर। बहुत बढ़िया जी सर। तो जो आप ये जो एक्टिविटीज डिफरेंट करते हैं, आपको देश में विदेश में अलग अलग जगह घूमने का मौका मिला है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला है। तो जी सर। जब आप बच्चों के बीच में काम कर रहे होते हैं तो जी आप बच्चों पे क्या असर पड़ता है इन सब चीजों का, उनको क्या लगता है? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए एक्चुअली मेरा ये मानना है सर कि स्कूल जो है वो एग्जाम पास करने का मीडिया नहीं होना चाहिए और ये एक्टिविटीज का सेंटर होना चाहिए, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट का एक सेंटर होना चाहिए सर। तो उसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारी एक्टिविटीज मैं करता हूँ। और बच्चे जो हैं फिर जब उन एक्टिविटीज के साथ जुड़ते हैं सर तो उनकी कुछ चीजें तो सीधा उनके फ्यूचर के साथ जुड़ जाती हैं सर। अभी जब मैंने सबसे पहली फिल्म मैंने बच्चों को लेकर बनाई थी सर, तो उस समय 2003 की बात है। तो उस समय एक बिहार की एक लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती थी सर, और वो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी जो वाक पटुता थी वो बहुत अच्छी थी सर। तो मैंने उसको एंकरिंग में मैंने उसको लिया था। और आज मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद उसको जर्नलिज्म का इतना शौक चढ़ा कि उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया। अभी वो इंडिया, ये जो टुडे ग्रुप है सर, उसमें गोवा की कोरेस्पोंडेंट है सर। तो इसी तरह से सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जिनको मैंने एनवायरनमेंट की एक्टिविटी से जोड़ा और आज वो एनवायरनमेंट में ही एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं सर।
तो ये सारी बच्चों के ऊपर यही इम्पैक्ट पड़ता है सर कि मेरे इको क्लब के जितने बच्चे हैं और उनकी जो एक्टिविटीज है सर, वो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। और एक समय ऐसा आ गया था कि इंडस्ट्री वाले जो थे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन फैलाने से डरते थे कि कहीं मोगिनन स्कूल के इको क्लब के बच्चे ना आ जाएं और वो देखा लें सर। तो ये थोड़ी सी जागरूकता हर तरह से पहुंच जाती है सर। इसी तरह से सर हाँ जी। आप थोड़ा सिरमौर के बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे लोग आपने यहाँ राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अन्य राज्यों से भी हमारे जो दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं, तो जी सर, वो भी जानना चाहेंगे जो आपका जो सिरमौर का जो खास सौंदर्य, जो उसकी जो खासियत है, जो उसकी विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी सर, एक्चुअली सिरमौर जो है वो हिमाचल के 12 जिलों में से एक है सर। और सिरमौर की विशेषता ये है कि ये 3 राज्यों से अलग अलग जुड़ा हुआ है सर। एक तरफ ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है सर, इसकी सीमाएं हरियाणा से जुड़ती हैं सर, नाहन के पास। दूसरी तरफ जो पांवटा वाला रीजन है उसका एक हिस्सा उत्तराखंड से जुड़ता है और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिला से जुड़ता है सर। और दूसरी तरफ जो इसका शिलाई वाला ट्रांसगिरी एरिया जो है वो भी सारे का सारा उत्तराखंड के साथ जुड़ा हुआ है सर। और ऐतिहासिक जगह है सर, सिरमौर नाम की आज कोई जगह नहीं है, लेकिन पहले सिरमौरी ताल एक जगह थी जहां राजा का अपना महल हुआ करता था, लेकिन वो एक नटनी के शाप की वजह से वो पूरी का पूरा शहर जो था वो पानी में बह गया था सर। तो आज सिरमौर नाम की तो कोई जगह नहीं है, लेकिन सिरमौर जो है वो जिला है और नाहन जो है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सर। नाहन में राजा के महल हैं सर, यहाँ पे हिस्ट्रिकल महल है। यहाँ जहां मैं बैठा हूँ ये भी रानी ताल जो है एक हिस्ट्रिकल टेम्पल और हिस्ट्रिकल तालाब है। और नाहन को जो है सर वो, हाँ जी सर, नाहन को सर तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ आज भी बहुत बड़े बड़े 4-5 तालाब हैं सर, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं सर। जोशी सर को मैंने दिखाए थे, एक बार जोशी सर दर्शन देने आए थे। मैं आ रखा हूँ 2-3 बार, रेणुका झील वगैरह गया हूँ मैं 2-3 बार। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो देखिए सर, रेणुका झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नेचुरल झील है। और दूसरा हमारे बिल्कुल स्कूल के पास ही एक फॉसिल पार्क है जो एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है सर। अच्छा, तो बाकी आलू, अदरक यहाँ और आड़ू जो है वो यहाँ की सबसे ज्यादा क्रॉप्स यहाँ की मानी जाती हैं सर। और अभी फिलहाल जो है, हाँ जी अत्री जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? होस्ट आ गए हमारे। हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। अत्री जी, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण मैं थोड़ा सा आपसे देर से जुड़ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, दिल से जुड़े हुए थे। हाँ नहीं, वो तो हमेशा ही है सर। वो तो आपका स्नेह मेरे प्रति शुरू से ही रहा है, करीब 15 सालों का तो परिचय है ही है आपसे। और आपका सर जो काम है हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि हिमाचल के बारे में जो आपने बताया वो कमोबेश उत्तराखंड से काफी मिलता जुलता है। तो आपने सर इतनी सारी विधाओं में एक साथ काम किया। ये इस तरह के जो कला के क्षेत्र में, आप चूंकि विज्ञान के, बायोलॉजी के पहले छात्र रहे होंगे, अब शिक्षक रहे हैं, तो आप विज्ञान से ये कला की ओर शिफ्ट कैसे हुआ सर? इसके पीछे क्या कारण रहा? सर देखिए, जो फिल्में थी और एड फिल्में थी इनसे तो मैं पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने सीसीआरटी में ट्रेनिंग की सर, वो मेरा शुरुआती दौर था एजुकेशन का। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कल्चर को एजुकेशन से जोड़ते हैं तो एजुकेशन बच्चे को देना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको साइंस से जोड़ें तो साइंस जैसा जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा सर। तो मैंने इसीलिए सर फिर मैंने सीसीआरटी में सीखा था वो सारा मैंने अपनी साइंस टीचिंग के साथ जोड़ने की कोशिश की, कठपुतली को जोड़ा सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत मजेदार बात थी कि जब मैंने अपनी 7वीं क्लास को उस समय कठपुतली बनाना सिखाया तो वो बच्चे इतने उत्तेजित हुए कि हमने 7वीं के 16 पाठों को कठपुतली नाटक में बदल दिया था सर। और उसमें से ही एक चैप्टर के ऊपर हम नाटक एक बार लेके गए थे बेंगलोर में और हम फर्स्ट आए थे सर पूरे इंडिया में। कठपुतली, वहां एक कठपुतली रंग नाट्य हुआ था वहां पे सर। तो हमारे स्कूल के बच्चे जो थे उस नाटक प्रतियोगिता में फर्स्ट आए थे सर, जो कठपुतलियों से हमने तैयार किया था। इसी तरह से सर फिर मैंने थिएटर को सर मैंने जोड़ने की कोशिश की। थिएटर में मैंने बहुत सारे अपने प्ले कुछ लिखे और फिर मैंने बच्चों को सिखाया, उन्हीं चैप्टर्स के साथ मैंने उनको जोड़ना सिखाया सर। और फिर उसी के ऊपर हम कुछ नाटक, दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर में एक साइंस ड्रामा फेस्टिवल होता है और मैं वहां ये देखना चाहता था सर कि थिएटर कितना कामयाब हो सकता है साइंस के साथ जुड़कर सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि सर एक बार हमने प्राइज लिया विनोद खन्ना जी के हाथ से, वहां फर्स्ट आ गए सर। और एक बार बेस्ट स्क्रिप्ट का मैंने लिया था, वो मेरा एक नाटक था
जो उसका नाम था सर तंत्र प्रतितंत्र, वो मैंने जो आज जो पुराने जो महाभारत में भीम बने थे उनके हाथों से हमने बेस्ट स्क्रिप्ट का हमने खिताब दिया था सर। तो ये एक्सपेरिमेंट है सर। और मुझे लगता है कि साइंस को पढ़ाने के लिए अगर हम इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं जोड़े, जैसे अगर मैंने कथक सीखा है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों को ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाता हूँ तो कथक का मैं उसमें जरूर जिक्र करता हूँ कि कैसे उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं सर जो चल रहे हैं। और मैंने एक छोटी सी एक किताब मैंने अभी लिखी है सर, अभी उसका विमोचन होना है। उसका नाम मैंने लिखा है सर बाल अभिव्यक्ति, रंगमंच द्वारा बाल अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व तथा शिक्षण में विकास। उसमें मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपीरियंस अभी मैंने उसमें सब लिखे हैं सर। जब आप उसका विमोचन करें हमें ही बुलाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, हम ऐसे कई बार, इस बार आपके यहाँ आएंगे हम। बिल्कुल सर, मैं सबको आमंत्रित करूंगा सर, पूरे चैनल के जितने आप लोग हैं सब आएंगे सर। अत्री जी आपने जो बताया, क्योंकि अभी तक लोगों की सोच ये थी कि ज्ञान से बहुत मुश्किल है, इस तरह की बातें थे, लेकिन आप जैसे विज्ञान शिक्षक हैं जो ये बताते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा और रुचिकर काम है, और आपने विभिन्न पुतली के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इसको जोड़ने की कोशिश की। सर कोई चैप्टर याद है आपको, कौन कौन पार्ट आपने इन सब माध्यमों से पढ़ाया बच्चों को या उनका नाट्य रूपांतरण किया? अभी जो देखिए सर, एक आता है हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर आता है सर, और वो ऐसा चैप्टर है जो कौन सी क्लास में सर? ये 7th से शुरू हो जाता है सर। जी जी। और फिर इसका कुछ इम्प्रोवाइज्ड रूप जो है, फॉर्म जो है वो फिर 8th में भी है, फिर वो 10th में भी है सर। तो उसी के ऊपर हमने एक नाटक लिखा था कि कैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपनी सहेली बनाती है, फिर मिलकर वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से जो दूसरी चीजें वो बनाते हैं, अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, उसी के ऊपर बहुत अच्छा एक प्ले हमने तैयार किया था, और उसकी कठपुतलियां अभी तक मेरे स्कूल में रखी हुई हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। मेरी सर बहुत सारे विज्ञान शिक्षकों से बातचीत होती है, तो उनका ये मानना होता है कि भाई साइंस में कैसे सब कर सकता, मुश्किल काम है। तो आपने जो किया है सर वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कैसे शिक्षक इस काम को करें, किसी चैप्टर के माध्यम से उदाहरण देकर आप हमारे शिक्षकों को बता सकें जो इस शो को देख रहे हैं पूरे देश भर से, तो विज्ञान के विषयों, विज्ञान के पाठों को कैसे नाटक में या पुतली नाटक में या किसी अन्य विधा में साहित्य की कैसे उसको कन्वर्ट करें ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। सर मैं पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि जितने मैंने ये काम किए हैं सर, जो इंडियन कल्चर को से जुड़े हुए हैं सर, इसके लिए मेरे सबसे बड़े प्रेरणादायक जोशी सर रहे सर। अगर जोशी सर से मेरी मुलाकात 1997 में ना होती सर, तो शायद मैं किसी और वैसे ही दूसरे किस्म का टीचर। मुझे माफ कर दो यार। नहीं सर, नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। जोशी सर तो हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, अब देखिए ना किसी की जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट लेकर आता है सर, तो वो जोशी सर मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट देने वाले वो व्यक्तित्व हैं। अच्छा, इस जो आपने सवाल पूछा है सर, इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा सर। देखिए कि टीचर अगर मेहनत करेगा तब ये काम संभव हो पाएंगे। अगर टीचर थोड़ा सा खुद जलेगा तब दूसरी जो मोमबत्तियां हैं वो आसपास जलेंगी, तब ये सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे सर। बहुत सुंदर। लेकिन अगर टीचर सिर्फ तनख्वाहिया बन जाएगा या ये सोचेगा कि 9 से 3 बजे का टाइम है सर और सिर्फ मुझे पढ़ाना है सर, तो वही फिर जो मैंने कहा था कि अध्यापक, शिक्षक और गुरु सर, ये तीनों अलग अलग हैं सर आज के परिप्रेक्ष्य में सर। अध्यापक बनना तो बहुत आसान है सर कि हम डिग्री ले लेते हैं और फिर टीचर फिर हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं सर। शिक्षक थोड़ा सा अच्छा है कि वो किताब के अलावा थोड़ा समाज से जोड़ने का भी काम करता है। लेकिन अगर हम बच्चों के भविष्य और समाज के भविष्य के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, जब हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये आपकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया, तो फिर हम थोड़ा सा गुरु कहलाने के लायक होते हैं सर। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर को सर हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तभी कुछ नया निकल कर आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आप। मैं चाहूंगा सर आप मेरे सवाल पर मूल रूप से अगर एक बार आ जाए
हाँ जी, हाँ कि जी। कैसे हमारे शिक्षक किसी विज्ञान के किसी चैप्टर को नाटक में, अच्छा। कविता में कन्वर्ट हाँ। करें। अब देखिए सर, इसके लिए थोड़ी सी एक तो लेखन में अभिरुचि होना बहुत जरूरी है सर। अगर पहले से किसी का लेखन में कुछ भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक बहुत आसान जी तरीका मैं आपको बता देता हूँ सर, कि जैसे मान लिया हम एक साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हाइड्रोजन के बारे में बार बार आता है, कार्बन के बारे में आता है, ऑक्सीजन के बारे में आता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं जो तत्वों को और यौगिकों को पढ़ते हैं, पहले हम इन्हीं को पात्रों में बदल लेते हैं सर। इन्हीं को हम पात्र बनाते हैं। हाँ जी, इनका मानवीकरण करते हैं हम। बिल्कुल मानवीयकरण करेंगे सर। और फिर जो क्लास के जो बच्चे हैं, उनको हम ये पात्र बनाते हैं सर। फिर हम कहते हैं कि अगले दिन मेरा जो तरीका है, अगले दिन मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा, इसमें जो कार्बन के बारे में जो कुछ भी है वो कल तूने जवानी याद करके आना है। बेशक वो उसकी अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन सर वो उसको घर जाके पढ़ता है, उसको रटने की कोशिश करता है, 2-3 क्वेश्चंस के आंसर उसको वैसे ही याद हो जाते हैं सर। फिर उसके बाद अगले दिन जब वो अपने पात्रों के रूप में वहां बोलते हैं, फिर मैं उनको धीरे धीरे समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि तुम ये जो कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों होता है। तो सर फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को कहता हूँ कि अब ये आप कार्बन बने हैं, अब आपने अपने डायलॉग लिखने हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनको सर लेखन की भी उनकी क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे उनके संवाद लिखने की जो क्षमता है वो भी उनकी बढ़ जाती है सर। तो ये धीरे धीरे रेगुलर चलने वाली प्रैक्टिस है, जिसमें छठी से बच्चे इन्वॉल्व करता हूँ। फिर वो 11वीं 12वीं तक जाते जाते वो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। अभी मेरे रेडियो स्टेशन के लिए एक लड़की बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखती है सर। अभी वो कोरोना काल में पूरे समाचार खुद जी लिखती थी और 19 देशों में उसके समाचार सुने जाते थे सर। बहुत बढ़िया। वाह, जी सर। क्या बात है। अत्रि जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और आपके बहुत सारे दोस्त देश के विभिन्न हिस्सों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिसमें कश्मीर से फरीदा शोक हैं, हाँ और जी। आपके हरियाणा से प्रद्युमन भल्ला जी कह रहे हैं कि देयर इज ए राइटर सैनी आदेश फ्रॉम नाहन और पोंटा, प्लीज टेल समथिंग अबाउट सनी हिम। आशीष, सनी सनी आशीष आशीष। जी हैं, सनी आशीष जी हैं। इन्होंने हाँ, मेरी सनी आशीष। सनी। एक पत्रिका में महात्मा बुद्ध के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, और जी सनी सर। आशीष के उस आर्टिकल को पढ़ के भज्जी आप विश्वास नहीं करेंगे बहुगुणा, मैं रो रहा था। अच्छा। और इतने सुंदर राइटर हैं, अच्छा। इतने सुंदर राइटर हैं, मतलब इतना भावुकता से लिखते हैं। महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखा था, उनका इंट्रोडक्शन ही इतना कमाल का था, वो 4-5 पेज का था। और मैंने आहा जिंदगी के ऑफिस में फोन भी किया, मैंने कहा मुझे उनका पता दे दीजिए। उनका ये हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, हम फोन पोंटा नंबर साहब में नहीं ले रहते हैं सकते। सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो पोंटा साहब में रहते हैं, और बेसिकली वो मेरी सर बच्चों की कहानियां लिखते थे सर। हाँ, उन्होंने उन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखा है वो आर्टिकल, और बहुत ही हाँ जी। सुंदर आर्टिकल है कि कैसे एक ज्योतिषी महात्मा बुद्ध को खोजते खोजते नदी के किनारे पहुंचता है। जो नदी अब तो उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं, उस नदी को उनके पैरों के निशान में देखता। तो बड़ा ताना बाना जो उन्होंने कहानी का बुना था, वो इतना सुंदर था कि आप इनग्रॉस हो गए, आप छोड़ ही नहीं पाते उस आर्टिकल। तो मेरा एक अनुरोध है संजीव आपसे, डॉक्टर संजीव जी, आप उनका फोन नंबर दे सकें, फोन नंबर नहीं तो बिल्कुल उनको बिल्कुल सर। उनका वो प्रद्युम्न भल्ला जी ने ठीक कहा कि आप उनके बारे में कुछ बताइए, बच्चों के बारे में लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा। क्योंकि मैं आपको 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें काफी वो वृद्ध से लग रहे थे, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि अच्छा कथाकार जो होता है वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता है। उनसे संपर्क करने की कोशिश बाल कथाकार रहे हैं सर वो बेसिकली, हाँ, और बाल कथाकार। बहुत अच्छा लेखन वो करते हैं और अच्छी। हाँ जी, मैं उनका आपको संपर्क सूत्र दूंगा सर। जी मैं हाँ, आपसे कल बात करूंगा। यदि मेरा फोन उठा लेंगे तो आप दे दीजिएगा मुझे, नहीं तो आपको नहीं, फोन मैं ही नहीं बताऊंगा सर उनको। मेरे वो थोड़ा परिचित है, थोड़ा सा मुझे जानते हैं सर। वाह, तो क्या बात है। हाँ जी सर। निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध, वो निरंजना नदी उनको ये बता दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की कथा, बस समझ जाएंगे। और ठीक वो है सर, आर्टिकल मुझे ठीक है मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अत्रि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जी इतने सर। सारे काम करते हैं, तो कोई विधा नहीं है आपने जो दूसरों के लिए छोड़ी हो? तो जो शिक्षक इतने एक्टिव होते हैं सर, उनको बहुत सारी कठिनाइयां आती है काम करने में, विभाग में और दूसरी जगह पर। तो उन कठिनाइयों से आप कैसे निपटते हैं सर? विभागीय स्तर पर भी मुझे जानकारी भी मिली, कई बार आपसे बातचीत हुई, तो बहुत सारे दिक्कतें आई। तो उनसे कैसे निपटते हैं आप सर? हमारे शिक्षकों को बताइए जरा।
जो आपने ये कहा कि इतनी सारी विधाओं पर काम करता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ही कहना चाहता हूँ सर। देखिए कि जो स्कूल है वो स्कूल एक लैब्स का ग्रुप होता है, जितने बच्चे होते हैं उतनी हमारे पास समझ लीजिए प्रयोगशालाएं होती हैं सर। बहुत और बढ़िया। हमें हर प्रयोग, हर एक बच्चे के साथ उसके अंदर क्या छुपा है इसलिए उसके साथ प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें टीचर के रूप में हमें सर हरफन मौला हमें बनना पड़ता है सर, बनना चाहिए सर। और अगर हम उसमें परिपक्वता प्राप्त कर लें तो वो एक अच्छी बात हो जाती है सर। बाकी जहां तक विभागीय परेशानियों की बात है सर, तो कुछ ऐसे दौर आते हैं सर कि जब कोई नया अधिकारी आता है तो उस समय शायद वो या तो हमारे काम को नहीं पहचानता या फिर उसने ये सब काम नहीं किए होते हैं, तो उन्हें ये सब व्यर्थ के काम लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब पहचान जाते हैं। तो आज ईश्वर की दुआ से सर मेरे शिक्षा निदेशक जो हिमाचल के हैं, मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी जो हैं हिमाचल के, मेरे जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं और मेरे जितने ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ये सब लोग जो है मेरे काम को जानते हैं सर और मुझे कोऑपरेट करते हैं सर। एक सवाल भट्ट जी इजाजत देते एक सवाल कभी पूछ। जी 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 सर, जी सर, स्वागत। संजीव जी। हाँ जी सर। अक्सर जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं विज्ञान विषय का छात्र था। जी सर। और जहाँ मैं जाता पढ़ाता हूँ वहाँ विज्ञान के भी हैं और कला के बच्चे भी हैं। अक्सर मैंने जब मैं अपना विद्यार्थी जीवन का अनुभव भी बता रहा हूँ और अभी का भी बता रहा हूँ, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो शिक्षक हों, एक आम धारणा है कि ये कला संगीत संस्कृति ये तो विज्ञान वाला है, तुम लोग किताब पढ़ो, ये तो कला विषय वालों को करना चाहिए। तो ये धारणा मतलब एक अनजाने में मन में बनी हुई है बच्चों की भी और शिक्षकों की भी। तो इससे ये एक मतलब एक ऐसा बैरियर आ गया है कि जो बन चुका है। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षकों के मन में और बच्चों के मन में इस बैरियर को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी सर, देखिए सबसे पहली बात तो यह है सर कि अगर हम जब अपने आप स्टूडेंट थे और हम चाहे विज्ञान के स्टूडेंट रहे और हम अलग अलग गतिविधियों से जुड़े रहे, तो हमें हमेशा ये लगता है कि गतिविधियों के साथ भी विज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा परिश्रम करना होता है सर। और मैं आपको ये बताऊं सर कि पिछले साल मेरे विज्ञान वर्ग की छात्रा जिसने 12वीं में 95% अंक लिए थे सर, वो मेरी 3 एक्टिविटीज में थी सर। रेडियो में वो थी सर, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नेशनल तक वो गई थी सर, और थिएटर में वो एक्टिंग करती थी सर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उसने डिस्ट्रिक्ट में जूडो में गोल्ड मेडल उसने जीता था सर। तो ऐसा नहीं है सर, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि देखिए मेहनत तो आपको आर्ट्स में भी उतनी ही करनी है, उतनी ही साइंस में करनी है। सिर्फ एक उनको पढ़ने का तरीका जरूर बता देता हूँ कि साइंस आपको कैसे पढ़नी है, वो एक साइंस टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती है सर। तो थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना सर कि एक टीचर वो है सर जो टीचिंग स्ट्रेटेजी बच्चों को बताए सर। टीचर की परिभाषा तो वही है ना सर, वरना आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है सर और डिस्टेंस से पढ़ाई हो जाती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका सबसे बड़ा ही मतलब यही है कि उसको बच्चे को मार्गदर्शन सही मिलना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ रहा है सर, वो इसी वजह से उसके लिए आसान बन जाता है सर। अत्री जी। हाँ जी सर। हेलो। हमारे कह रहे देश भर से बहुत सारे शिक्षक सर आपके परिचित जो हैं वो आपको देख रहे हैं। स्वप्निल गोगोई हैं आसाम से, जो कह रही हैं कि बहुत लंबे समय बाद आपको देख के अच्छा लगा। वो CCRT में हमारे साथ रही होंगी सर। जी जी जी। तो अगला सर मैं आपसे सवाल ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने हिमाचल के लोक नृत्यों पर CCRT के लिए फिल्म बनाई, और उसके बारे में थोड़ा बताएं सर, वो कैसा अनुभव था? कैसे अगर कोई शिक्षक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपने वहाँ की संस्कृति को लेके, तो कैसे वो सर इनिशिएटिव ले, कैसे उसको टेक्निकली सपोर्ट मिले, थोड़ा सा गाइड करिए सर। देखिए सर, मतलब लोक संस्कृति किसी भी एक सामान्य विषय से बहुत ज्यादा गहरा विषय है सर। तो जहां आप रहते हैं सर, वहां में पहले आप उस रंग में रंगे हुए खुद होने चाहिए सर। मैंने सबसे पहली फिल्म जोशी सर के आशीर्वाद से किन्नौर के ऊपर बनाई थी सर, किन्नौर के फोक डांसेस के ऊपर। और उसको बनाने में मैं इसलिए कामयाब हुआ था कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो 6ठी से लेकर और 10वीं तक किन्नौर में ही रही थी, किन्नौर में ही पढ़ी थी, वहाँ की भाषा जानती थी, वहाँ के डांस जानती थी, वहाँ की कल्चर के बारे में जानती थी, और स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी। फिर एक बार मैं किन्नौर जाकर मैंने किन्नौर के कुछ लोगों से मैं बातचीत की, डांस उनके बारे में जाना, फिर उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट को फाइनल किया था सर। इसी तरह से मतलब
मुझे ये लगता है कि आप फिल्मी डांस के ऊपर आप फिल्म बना सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन आप अगर फोक के ऊपर आप फिल्म बनाएंगे तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मीडिया का टाइम ऐसा है कि आपने कुछ भी थोड़ा सा गलत किया तो एकदम फिर आपकी टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। और मेरा विश्वास ये है सर कि हमें लोक संस्कृति का कभी भी विकृत स्वरूप नहीं प्रदान करना चाहिए सर। बहुत सही बात। जो उसका वास्तविक स्वरूप है वही हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, तो उसके लिए सर थोड़ा सा अध्ययन बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। अभी मैंने CCRT के लिए अभी जनवरी में मैंने गुड़ के ऊपर एक फिल्म मैंने बनाई थी, तो 1.5-2 साल उसके ऊपर काम करता रहा, तब कहीं जाकर उसको मैंने शूट किया। गुड़ का इतिहास मैंने अथर्ववेद से निकाला सर। फिर अलेक्जेंडर ने गुड़ के बारे में क्या कहा था, मैंने जोशी सर से वो शेयर भी किया था, वो भी मैंने उसमें बताया। तो बहुत सारी डीप रिसर्च करने के बाद ही हम किसी भी संस्कृति के ऊपर फिल्म बना सकते हैं सर। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और आपने एक जो सबसे बढ़िया बात कही कि लोक संस्कृति को समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए, वो आसान नहीं है। ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही। हमारे हम लोग लगता है कि थोड़ा सा बेटुपा को 12 मासों गा दिया या पांव भाग रहे गा दिया, हम लोक संस्कृति के ज्ञाता हो गए। लोक संस्कृति के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए होती है, समाज की समझ चाहिए होती है, उस समाज को बिल्कुल समाज के जीवन को समझना होता है। जी सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही है ये। जी सर। भट्ट जी हमारे फिर लापता हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं सर, मैं यही हूँ। अत्री जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे। जी बिल्कुल। हाँ, तो अत्री जी आपने लिखा आपके परिचय में कि आपने 3 विषयों में MSc किया। सर कौन कौन से विषय थे वो? सर बिल्कुल, देखिए मैंने बोटनी में मैंने MSc किया है सर। फिर एनवायरमेंट साइंस में मैंने MSc किया है सर। और मास कम्युनिकेशन में मैंने MSc किया है सर। अब तो मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, लेकिन जब मैंने किया था उस समय मास्टर इन कम्युनिकेशन साइंस कहा जाता था सर। वो MSc था सर मेरा। हाँ जी सर। और MA किया हिस्ट्री में, वो मैं जब CCRT से जुड़ा उसके बाद किया। हाँ जी वो CCRT से जुड़ने के बाद किया सर आप। जी, लेकिन आपको देख के लगता नहीं आप इतने पढ़े लिखे हैं सर। चलिए सर, कुछ सारी चीजें इंसान के चेहरे पे ना हो तो अच्छी बात है, कुछ अंदर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने गुड़ पर एक फिल्म बनाई सर हाल ही में CCRT के लिए, तो वो गुड़ की क्या कहानी है सर? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। गुड़ का मतलब इतिहास, भूगोल, आपने तो रिसर्च की होगी उस पर। बिल्कुल सर। देखिए, और कैसे फिल्म बनाने के लिए आप उस पर उद्यत हुए, वो थोड़ा सा, ताकि हम अगर चीनी पर कभी बनाना चाहें तो हम भी बना सके। बिल्कुल सर। नहीं सर, फिल्म तो एक्चुअली किसी भी विषय पे बनाई जा सकती है, लेकिन जो अपने देश की संस्कृति से जुड़ी चीज हो तो उस पर बनाने में कुछ मजा आता है सर। एक्चुअली गुड़ हमारी भारत की अपनी सांस्कृतिक मिठाई है सर। और देखिए, जो मैंने अभी तक जो एक चीज जिसने मुझे इंस्पायर किया था कि चीनी बनाने के लिए बड़े बड़े क्रेशर हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन गुड़ के लिए अभी भी चरखियों में काम होता है सर, और कोल्लू पे काम होता है। घर में बन जाता है, घर में बना लेते हैं, और घर में भी हम बना सकते हैं सर। और जो भारत, बिल्कुल सर, और जो भारत की जो वैदिक साइंस है सर, किसी भी चीज की साइंस, उसकी सबसे बड़ा गुण उसकी सरलता है सर, और सुगमता है सर। तो जो भी आपने बात कही कि गुड़ को हम घर में भी बना सकते हैं सर, ये इसकी सबसे बड़ी सुगमता है सर, और सरलता है। तो इसी चीज से मैं थोड़ा प्रेरित हुआ था कि अभी लोगों को लगता है कि गुड़ तो सिर्फ गांव के लोग खाते हैं, बाहर शहरों के लोग तो चीनी ही खाते हैं। तो मेरे मन में बात थी कि मैं लोगों को बताऊं कि गुड़ की विशेषताएं क्या है। जो आज लोग घुटनों की बीमारियों से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग डायबिटीज से जुड़े हुए हैं, तो क्या गुड़ एक औषधि है, मैं उनको ये बताना चाहता था। और हमारी एक आयुर्वेदिक पहचान है वो सर, इसी के ऊपर मैंने काम किया सर। तो यहीं से सब चीजों को लेकर मैं चला। फिर मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि गुड़ भारत में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। कलकत्ता में वो किसी और चीज से बनाया जा रहा है, गोवा में बनाया जा रहा है, अपने उत्तर भारत में वो गन्ने के रस से बनाया जा रहा है। तो और ये भी बताया सर कि यूपी में हरे रंग का गुड़ भी बनाया जा रहा है सर, और वो नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं सर। वो कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट इसको खाएंगे तो इस गुड़ से ग्लूकोज का लेवल बहुत कम बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है सर। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें दिखाई है सर। ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बंगाल में,
ताड़ के पेड़ से और खजूर के पेड़ का जो रस निकलता है, घर घर में उसका गुड़ बनता है। वो हमने दिखाया सर, वो हमने दिखाया है पश्चिमी बंगाल में खजूर के रस से, और गोवा में ताड़ी के रस से, वो सब हमने दिखाया है सर उसमें। सुनिए, मुझे खुशी है कि इस फिल्म का एटलीस्ट निर्माण हुआ। बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ा विरोध सहना पड़ा था हमें और मेरे को और संजीव अत्री जी को इस फिल्म को लेकर। जी सर, जी सर, फिर साथी मान आपके गए थे। आशीर्वाद से बनी सर। अरे नहीं, मेरे आशीर्वाद से नहीं, आपकी मेहनत थी। मैंने क्या आशीर्वाद देना, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद। विषयांतर कर रहा हूँ। हाँ जी सर। आपका मैं देख रहा था कि आप जो आपने आपके जूडो और कराटे में भी आप सिद्धहस्त हैं, तो ये नृत्य संगीत कला जूडो कराटे। नहीं सर, एक्चुअली मैं कराटे का नहीं हूँ सर, मैं जूडो का हूँ। बेसिकली ये भी मैं बता दूंगा, लोग जूडो कराटे को एक मान लेते हैं, लेकिन जो कराटे है सर वो अटैकिंग गेम है सर, और जूडो एक डिफेंसिव गेम है सर। कराटे में हम अपनी ताकत दूसरे पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जूडो में हम दूसरे की ताकत उसी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं सर। और जूडो जो है बेसिकली जापान से कहा जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने इसको लड़ने इस विधि को विकसित किया था, ताकि बिना हिंसा किए हुए हम शत्रु को परास्त कर सकें सर। तो जब मैं जब 11वीं में पढ़ता था, तो मुझे एक बहुत अच्छे मेरे शिक्षक मिले। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शरीर जो है वो इस गेम के लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया, फिर स्पेशली उन्होंने मुझे पटियाला भेजा सर प्रशिक्षण लेने के लिए। तो मैंने पटियाला में बहुत अच्छा सीखा। वहाँ गुरचंद गोगी थे, जो गुरदास मान है उनके बड़े भाई हैं सर, वो भी ब्लैक बेल्ट थे, तो वो प्रशिक्षक थे सर। और टोनी ली जापान से थे, तो वो मेरे बेसिकली गुरु रहे हैं। तो बाद में मैंने ब्लैक बेल्ट मैंने इसमें ली। अब मैं अपने शिष्यों को सर निःशुल्क सिखाता हूँ सर जूडो, और मेरे सिखाए हुए बच्चों ने नेशनल में और स्टेट में गोल्ड मेडल लिए हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। हमारे बच्चे फिर अत्री जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? आपसे एक सवाल मुझे पूछना है सर। एक आपने हेम रेडियो नाम का कोई एक आपने संचालन किया है, वो हेम रेडियो क्या है सर? थोड़ा सा वो भी लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। बेसिकली हेम रेडियो जो है सर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन का सिस्टम है सर। ये सीधा सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है सर जी। और हेम रेडियो जो है बेसिकली इसके लिए आपको पहले एग्जाम पास करना पड़ता है। 1 महीने की पहले आपकी एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करवाती है सर। फिर उस ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्जाम थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का पास करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर। फिर उसके बाद नंबरों के बेस पे आपको उसमें A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड लाइसेंस मिलता है सर। तो मैंने उसका थोड़ा सा कोशिश की थी और मैं कामयाब रहा। मैंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि हिमाचल जो है वो डिजास्टर से घिरा हुआ एक राज्य है, तो यहाँ ये ट्रेनिंग करवाई जाए। तो 1 साल की प्रैक्टिस के बाद, एक्सरसाइज के बाद वो तैयार हुए सर। फिर मैंने अपने जिले में 70 लोगों को वो ट्रेनिंग करवाई और खुद भी की। और आज हमारा जिला जो है वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा जिला है, जहाँ सबसे ज्यादा हेम रेडियो लाइसेंस होल्डर्स हैं सर। और इस रेडियो में सर ये होता है कि इसमें हेम से हेम बात होती है। हमारे देश में राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी, मेनका गांधी जी, और उधर जो बहुत सारे जो जॉर्ज बुश जो थे, ये सब हेम कहलाते थे सर, क्योंकि ये हेम रेडियो के ऑपरेटर रहे हैं सर। मेरा पहला प्रोजेक्ट भी यही था। जब मैं एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो सबसे पहले मैंने यही बनाया था। मैंने जी सर, जी बनाया था। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। अभी इस चीज की कमी है सर, और ये पानी के अंदर 300 मीटर नीचे तक भी काम कर सकता है। इसकी ये खासियत है सर, अब जो अच्छे हेम रेडियो जो आए हैं सर। ये और हम क्या करते थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, जो बहुत हमको पसंद करते थे, तो हमें जब पता चलता कि इंस्ट्रक्टर विविध भारती भी ये गाना सुन रहा है, तो हम विविध भारती ट्यून करके इंस्ट्रक्टर को कुछ भी बोल के भाग जाते थे। एक स्पेशली कोड इशू होता है सर हेम रेडियो लाइसेंस होल्डर को, तो उस कोड से ही हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हाँ जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक टूल है सर। ये हर गांव में आजकल बढ़िया सर। आप भी सर, मुझे याद है कि पहाड़ के हर गांव में बहुत जरूरी है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है, मोबाइल नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता है। अगर पहाड़ के मतलब गाँव में रहे तो आपके आवाज बहुत काम आ सकता है ये। बिल्कुल सर। हमारे सिरमौर जिले में सर हर ब्लॉक में 5-5 लोग हैं सर जो हेम रेडियो ऑपरेटर हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। जी सर।
मुझे मुझे याद है सर, अत्री जी, केदारनाथ आपदा के समय में भी हेम रेडियो ने काफी काम किया था, मदद की थी, आप भी उसमें शामिल थे। वो अनुभव कैसा गया था था सर? सर। और मुझे वो तो मैं एक्चुअली हर मुझे सर NIAR ने लगाया था सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमेच्योर रेडियो हैदराबाद से मेरी ड्यूटी लगी थी, और मैं मिलिट्री वालों के साथ था, और स्पेशली मेरी ड्यूटी जो थी उन लोगों के साथ थी जो डेड बॉडीज को नदियों में से ढूंढ रहे थे सर। तो उस समय फिर मैं उनके साथ गंगा के अंदर अंदर हम चलते अच्छा। रहते थे, और फिर मैसेज हम पास करते थे सर कि अगर ये डेड बॉडी मिली है और ये जलाने की स्थिति में है या पोस्टमार्टम करने की स्थिति में है सर, तो वो काम किया था सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा अत्री जी, ये आपने तो सामाजिक काम भी बहुत किया और 26 बार आपने रक्तदान किया है, तो रक्तदान का अनुभव कैसा रहता है सर? इतनी बार आप कैसे कर पाते हैं? घर वाले डांटते नहीं है? एक्चुअली सर देखिए, ये 26 बार जो है, मतलब अब तो 50 साल के हो गए हैं सर, तो लगभग मैंने 22 साल की उम्र में करना सीखा था सर। जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रही सर, तो ये यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं नाहन में सर, तो हॉस्पिटल में, तो जब इनको जरूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। अगर हमने 1 महीने पहले दिया होता है तो लगभग ये 2 या 2.5 महीने बाद ही बुलाते हैं सर। तब इस तरह से वो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रही सर, और 5-6 बार जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं सर, उसमें दिया सर। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा लोगों की जान बचाने में थोड़ी सी अपना योगदान हो जाता है सर। ये एक पुण्य का कार्य है सर। बहुत बहुत सुंदर। जी सर। जी जी, किन बातों का ध्यान जी हेलो आप रखते हैं? आप, मुझे याद है हेलो का फोन मेरे पास आया था एक फिल्म फेस्टिवल में, शायद आपने हमारी फिल्म देखी थी, तो वहां से आपने उस मुझे समय कॉल मैं, किया था, मुझे तब जी सर, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था सर, हैदराबाद में था, बच्चों का था। तो मैं वहाँ 5 बच्चे लेकर गया था, हमारी बनाई हुई एक फिल्म वहाँ गई थी सर, गुलबुद्दीन कंफ्यूज है। तो वो मतलब वो आउट ऑफ कंपटीशन थी, लेकिन उसका वहाँ प्रीमियर होना था। लेकिन आपकी फिल्म हमने वहाँ देखी थी, उसमें आपने गार्ड की एक भूमिका, फॉरेस्ट गार्ड की भूमिका निभाई थी सर। आपको याद होगा, आपने ये रोल किया था सर। जी सर। जी जी जी, सही डाउन याद द है। मेमोरी लेन कई बातें याद आ रही होंगी भट्ट जी को। तो हाँ जी सर। हेलो मेरा हाँ जी डाउन सर। द मेमोरी लेन कई अत्री जी, बातें याद आ रही होंगी डॉक्टर भट्ट को। जी सर। जी भट्ट साहब। भट्ट साहब भी हेलो। विदेय हुए हैं, हाँ जी सर। संचालक और को संचालक दोनों चले गए। अच्छा संजीव, मेरे को ये बताओ, जो कल्चरल क्लब आपने अमिताभ बच्चन जी के नाम पे खोला था, उसकी क्या प्रगति है, वो कैसा चल रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो अभी भी चल रहा है सर। और अगर मैं आपको अपने स्कूल की फोटो भेजूंगा, मैंने अपनी बाउंड्री वाल, जो बाउंड्री वाल है सर, उसके एक तरफ उसमें तो जितने मैं 5 क्लबों का संचालन करता हूँ, वो अभी उनकी सबकी फोटो बाहर बनी होती है सर। और अच्छा एक तरफ मैंने सर इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि पूरी बाउंड्री वाल को रेलगाड़ी बना दिया सर। जिन बच्चों बहुत ने अच्छी कभी रेलगाड़ी नहीं देखी है सर, वो उस रेलगाड़ी को देखकर बड़ा खुश होते हैं सर। बिल्कुल बहुत वही अच्छी। ओरिजिनल कलर और वही डिब्बे, बहुत अच्छे ढंग से बनाया। और कल्चरल क्लब में सर, अभी मैं रोटरी वालों के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सर, कल्चरल क्लब का। तो हाँ उसमें अभी उम्मीद है कि यहाँ से 8 टीचर सर नाइजीरिया जाएंगे जब ये खत्म हो जाएगा, तो उसमें मेरा भी नाम है सर। तो हम उनको ओके, इंडियन कल्चर के बारे में हम वहां बताएंगे सर। तो वो बहुत अच्छी। अमिताभ बच्चन कल्चरल क्लब के नाम से ही हम वहां जा रहे हैं सर। अरे वाह, अरे वाह, उनके लिए दुआ कर देना यार, बेचारे अभी थोड़ा कष्ट में हैं। हम सबकी अरे दुआएं वो उस तो ठीक हो जाएंगे सर। महानायक महानायक के साथ हैं। हाँ, ठीक हो जाना चाहिए उनको, बिल्कुल। बहुत सारी बिल्कुल दुआएं काम बिल्कुल। करती हैं, दुआएं उनके जी सर, साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जी सर। तो ठीक चल रहा है मूविंग ऑन स्कूल? हाँ जी मूविंग ऑन सर, स्कूल बहुत ठीक अच्छा चल चल रहा रहा है है? सर। बिल्कुल उसी सर, स्कूल में मैं बहुत अच्छा रिसीविंग है में सर। आया था। जी सर, बिल्कुल। आप तो सर इस बार वो पूरे हिमाचल में अपने रेडियो स्टेशन की वजह से फेमस हुआ। मैंने वहाँ रेडियो स्टेशन शुरू किया सर, गुड और गुड। वो सारा मैंने अपने खर्चे से शुरू किया सर। और पहले साल मेरे 53,000 रुपए उसके ऊपर लगे, लेकिन वो पूरे हिमाचल की हाईलाइट बन गया सर। हिमाचल का पहला स्कूल है जिसका अपना कैंपस रेडियो स्टेशन है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, और हाँ जी सर। और आपने प्लास्टिक के बैन को लेके भी कुछ काम किया था, हाँ, प्लास्टिक के वो सर बैन को प्लास्टिक लेके। को,
सर हमने प्लास्टिक की बोतलों को हम सर घोंसलों में बदलते हैं सर, और पेड़ों पे लगा देते हैं सर, चिड़िया उनमें घर बनाती हैं सर। अच्छा। और पहले पॉलीथीन के ऊपर काम किया था सर। हाँ जी, हाँ, पॉलीथीन को तारकोल में कन्वर्ट करने का काम किया। हाँ जी। तो मतलब आप चिड़ियों के लिए रियल एस्टेट बिजनेस का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी तक हमने सर 500 घोंसले अपने स्कूल के जंगल में लगाए हैं सर, और उनमें लगभग 43% में छोटी छोटी चिड़ियाएं रहती हैं सर। बहुत बढ़िया। जी सर। तो मुझे लगता है कि हम अत्री जी को अगर हम अत्री जी निगरान, आपको मच्छर तो नहीं गए वहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है बाहर के मच्छर भी होंगे? नाहन में कई बार आया हूँ। अच्छा जी। नहीं सर, कोरोना के बाद तो ये मच्छर सब खत्म हो गए सर, क्योंकि पोल्यूशन बहुत कम हो गया है सर। जी भट्ट सर कुछ कह रहे थे सर, भट्ट साहब। हाँ, डॉक्टर भट्ट भी आपकी तरह मल्टी टैलेंटेड है। जी सर, बिल्कुल सर, इसीलिए हमारी मित्रता है सर बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका आशीर्वाद है सर, और भट्ट साहब की मित्रता है सर। बहुगुणा जी भी, अभी आपने बहुगुणा जी को देखा नहीं, बहुगुण है ये भी। नहीं, मैं जानता हूँ सर, भट्ट साहब ने मुझे बहुगुणा सर के बारे में सब कुछ बताया है सर। सब कुछ बताया है, लेकिन सर से परिचय है सर, पहली बार हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं धन्य समझता हूँ सर से मुलाकात हुई है। चलो अच्छी बात है कि आपको अत्री जी, मेरा सवाल था कि वो इतनी ऊर्जा इतने सारे कामों के लिए कहाँ से लाते हैं सर? सर ऊर्जा तो जब काम कुछ करते हैं सर, कुछ जब नया करने की इच्छा हो जाती है तो सर ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाती है सर। जो इच्छा शक्ति है सर वही है। बाकी घर परिवार का सहयोग जो है वो भी बहुत जरूरी होता है, तो वो घर से भी सहयोग मिलता है सर। और जोशी सर जैसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा सिर के ऊपर है, तो सर वो सब चीजें जो है मिलकर काम कर जाती है। ओ भैया मोरे, राखी के बंधन को निभाना, तो मुझे बहुत असहज मत बना। नहीं सर। भगवान जी कुछ पूछ रहे हैं? कल के जो 2 सवाल थे उनका जवाब आ जाए तो। हाँ जी सर। जी सर प्लीज। हाँ जी सर। आवाज कट रही है भट्ट जी की, तब तक के लिए हम बोलिए भगवान जी, बोलिए। पूरे देश से संजीव, पूरे देश से आपको नमन आ रहा है डॉक्टर संजीव, पूरे देश से तारीफ है, पूरे देश से नमन है सर। कुछ कभी के कुछ विनम्र नमस्कार सर सबको। जी जी, सबके प्रति सबका आभार, हम सबका आभार, जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं। सैनी शेष जी की रिक्वेस्ट को याद रखिएगा। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। जोशी साहब, कल जो आपने सवाल पूछा था जिसमें आपने फिल्म का जिक्र किया था कि पिता की अर्थी उठ गई है, तो जवाब तो खैर लोगों ने दिए होंगे। मैं बस उसका शेर, उसमें एक शेर है उसी गाने के, जब वो अर्थी उठ रही होती है, गाना भी होता है जी। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार कोई। किसका है ये शेर? जो दृश्य आप बता रहे हैं उसी दृश्य में ये शेर बोला जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है। मैं फिल्म का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप जवाब में आप बताएंगे लोगों को, जो अर्थी उठ रही होती है, जो लड़की मुस्कुरा रही होती है, तो इस शेर के साथ में ये फिल्म खत्म होती है। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार कोई। मेरे ख्याल है इकबाल जी का शेर है ये। भट्ट जी आप खिड़की में से लड़की झांकती है और लड़की खुश होती है। ये सीन एंड हुआ, तो जब ये इसका ट्रायल हुआ फिल्म का, तो लोगों ने कमाल अमरोही से पूछा, एक इसको पूरे फिल्म में नहीं देखा, वो लड़की से आपने इस फिल्म का एंड कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है इसमें? तो कमाल अमरोही साहब जो थे ना, बड़े मतलब बड़े सुघड़ आदमी थे। उन्होंने कहा कि ये जो
फिल्म है, ये तवायफों का मोहल्ला है जिसका एंड हो रहा है, और उसमें खिड़की से एक तवायफ झांकती है और उसके मन में आस जगती है कि किसी दिन होगा कि मेरी डोली भी उठेगी। तो ये एक आशा है। और 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 क्या कहते हैं, इसका आलोचकों ने बहुत विरोध किया ट्रायल में। उन्होंने कहा नहीं ये तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ये होगा। तो कमाल अमरोही साहब का कहना था कि यदि एक भी दर्शक ने मुझे इसके बारे में लिखा कि उनको पसंद नहीं आया, तो मैं इस फिल्म पे अपने राइट हटा दूंगा। और हुआ ये कि एक तवायफ जो बम्बई के सुप्रसिद्ध वेश्या बाजार भिंडी बाजार में थी, उसने कमाल अमरोही साहब को खत लिखा। उसने वो चिट्ठी लिखी कि कमाल अमरोही साहब, अमरोहा के थे कमाल अमरोही जी, कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी में एक लौ जगाई है। तो ये एक दिखाता है कि आलोचकों के प्रति आपने जो जिन्होंने शंका प्रकट की थी ट्रायल में कि ये सब फिल्म ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो एक बड़ी जीत थी कमाल अमरोही साहब की। तवायफ वर्ड जो है ना, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में, इसको हमने बहुत डेरोगेट कर दिया है। आप यदि इलाहाबाद प्रकाशन की, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ प्रकाशन का, अमृतलाल नगर जी ने ये किताब लिखी, ये तवायफें। और आपको यदि याद हो तो सरदार पटेल या गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम तवायफों को बुलाया उन्होंने कहा देखिए मुझे आपके पेशे से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जब भी आप अपनी महफिल में गाना गाएं तो एक गाना अंग्रेजों के विरुद्ध गाइए। और जितने वैश्यालय थे पूरे देश में, आप विश्वास मानिए, सबने अंग्रेजों के विरुद्ध गाना गाना शुरू किया। कितनी बड़ी बात थी। एक लेखक और हुए हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने खास तौर से जो उनकी चरित्रहीन जो उपन्यास है जिसमें किरणमयी और बाकी लोग हैं, देवदास वगैरह, उन्होंने उस बहुत बड़े जो उसका मानवीय पक्ष है बहुत अच्छे उभारा है। और जब आप पाकीजा फिल्म की बात चलती है तो आपको बता दूं ये फिल्म शुरू में पिट गई थी सर, ये चली नहीं, हफ्ते डेढ़ हफ्ते चली नहीं। एक हफ्ते 7 या 8 दिन के बाद में मीना कुमारी गुजर गई थी। अब मीना कुमारी गुजरी, उसके बाद ये फिल्म छा गई। शुरू में बहुत बढ़िया इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। दिल्ली के चाणक्य सिनेमा हॉल में मैं ये फिल्म देखने गया था, और एक एंड से दूसरे एंड तक वो रेलगाड़ी का सीन 70 एम के स्क्रीन में था। वो डायलॉग कि मुझे अच्छी तरह याद है, बरसात की एक रात थी, इत्तेफाकन में आपके कंपार्टमेंट में चला आया, आपके पैर देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये जो डायलॉग था ना, आज तक वो है। और इससे जुड़ी एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ सर, इसमें जो सीटी की आवाज है बहुगुणा जी दर्शकों को बहुत शुरू हो जाती है, और डायरेक्टर साहब कहते हैं नहीं आप टीवी डिबेट शो नहीं बनाना, टीवी डिबेट शो नहीं बनाना है सर इसको। ये आज अत्री जी का दिन है, अत्री जी को सुनते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपका शो अलग से रखेंगे सर। भट्ट साहब, मैं अत्री जी अंधेरे में पार्क में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी अत्री जी। सर मैं पाकीजा की एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, कि मैं जब उस समय 7 साल का था जब पाकीजा देखने गया था, और सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि उसके बाद फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रीय गान होता था और सब लोग खड़े हो जाते थे सिनेमा घर। भट्ट साहब कोई और सवाल सर? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे संजीव, अच्छा लगा। तो अत्री जी आपने इतनी सारी फिल्में बनाई, हाँ अपने काम के कारण आप सिंगापुर गए और 1-2 और देशों में, जापान आप गए, तो वहाँ की और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या अंतर नजर आया सर? ये हमारे थोड़े दर्शकों को बताइएगा। सर शिक्षा में बहुत फर्क है सर। जापान का जो एजुकेशन प्रणाली है सर, वहाँ का अभी हम 200 साल नहीं पहुंच सकते सर। उसका मैं आपको सबसे बड़ा कारण बता दूं कि जापान में वो अपनी जो मातृभाषा है उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं, और हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं सर। तो जब तक हम अपनी मातृभाषा को नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी विज्ञान में या किसी भी विषय में हम पारंगत नहीं बन सकते सर।
हम सही सिर्फ कहा आपने, बिल्कुल। दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने वाली बात कर सकते हैं सर। जापान में हम स्कूलों में गए, टोक्यो के सबसे बड़े स्कूल में गए, वहां नियम है कि आप जूते खोलकर स्कूल के अंदर जाएंगे। यस यस ठीक है सर। यस हाँ, यस। सिंगापुर में हम गए, सिंगापुर में हमने एक चीज देखी थी सर कि वहां जैसे ही लंच टाइम होता है तो पहले टीचर आता है डाइनिंग हॉल में, टीचर बैठता है, उसके बाद बच्चे बैठते हैं, फिर टीचर सारे बच्चों को अपने सामने खाना खाना सिखाता है और खाना खाता है सर। तो ये सब बहुत, जिन्हें हम बहुत हल्की चीजें समझते हैं, ये किसी के बच्चे के जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं सर। हम लोग अभी भागते हैं कि हमारे अंक कितने आएंगे, हम 95% वाले बच्चे को या 99% वाले बच्चे को हम समझ लेते हैं कि वही इंटेलिजेंट है दुनिया में। लेकिन अब वो इंटेलिजेंस IQ का जमाना तो लग गया सर। अब PQ बड़ा जरूरी है, जिसको हम परसिस्टेंस क्वोशेंट कहते हैं, कि आप समाज के साथ कितना समन्वय बना पाते हैं। बहुत बढ़िया बात ये आपने कही है। आज ये जो इतने सुसाइड हम कहते हैं कि आज IAS ने सुसाइड कर लिया, IAS ने आज ये घोटाला कर दिया, उसका कारण है कि PQ उनमें नहीं है सर। IQ हम बढ़ा देते हैं, वो चाहे हम कोचिंग लेके IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो सब एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जरूर वो बहुत कम बातें हैं सर। वो बहुत बढ़िया बात आपने कही है ये। मैं डॉक्टर संजीव, मैं एक दो बातें कहूंगा जापान के एजुकेशन के बारे में। कि जापान के एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस पूरे विश्व में सबसे ओपन सिस्टम है। वहाँ बच्चा क्लास नर्सरी या क्लास 1 से जो सब्जेक्ट लेना चाहे उस सब्जेक्ट को लेने की उसको छूट होती है। अच्छा। मैंने मतलब 11वीं में ऐसे बच्चे देखे हैं जो 11वीं में फिजिक्स पढ़ते हैं और गार्डनिंग करते हैं, जो बॉटनी पढ़ते हैं लेकिन कॉमर्स पढ़ते हैं और एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं। वहाँ ऐसी कोई ऐसी बंदिश नहीं है। और दूसरी बात जो मेरे को लगी जापान के एजुकेशन में, जो वैल्यू एजुकेशन है ना, वो जापान में बेस्ट है। बिकॉज वो दे नो दैट दे हैव ए लिमिटेड स्पेस। उनका अर्थ, उनकी जमीन बहुत सीमित है, भूकंप आते रहते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल 1965-68 में गए थे और उन्होंने आकर में एक कहानी सुनाई थी। वो जब जापान गए तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा वहां कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। तो उसने कहा मुझे मेरा सबसे अच्छा मेरा देश लगता है। उसने कहा आप किसकी, हाँ, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने दोबारा पूछा उस बच्चे से तुम किसकी पूजा करते हो। उसने कहा बुद्ध की पूजा करता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने तीसरा प्रश्न पूछा, यदि ऐसा हो जाए कि महात्मा बुद्ध अपने सैनिकों के साथ आए और तुम्हारे देश में आक्रमण कर दें तो क्या होगा, तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं तलवार लेकर बुद्ध का गला काट दूंगा। ये होती है नेशनल स्पिरिट। तो मेरे ख्याल है दैट्स कॉल्ड द नेशनल स्पिरिट। वो जापान के बच्चे भरी जाती है। पार्क में थे तो अंधेरे के कारण से शायद वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जी अत्री जी नहीं दिख रहे हैं सर। अब अंधेरा हो गया होगा पार्क में। बहुत खड़े होके बहुत देर से हमसे लगभग करीबन 1.5 घंटे से खड़े वैसे भी लगभग 1 घंटे से खड़े होकर हमसे बात कर रहे थे। संजीव जी के लिए कोई प्रश्न? संजीव अत्री जी नहीं, वो तो कोई बात नहीं, हमारे टीचर डेडिकेटेड हैं। डॉक्टर सतीश सालुके जी ने 1.5 घंटा छत पे रह के हमसे बात की थी, तो कोई बात नहीं, जी चलेगा। लेकिन कोई प्रश्न पूछा नहीं टीचर्स ने, सिर्फ प्रद्युम्न भल्ला जी ने पूछा था एक, और बाकी तो किसी के कोई प्रश्न नहीं आए शायद। हाँ, ये आपने अच्छा किया कि ये पूछना चाहते हैं तो आपकी फेसबुक वॉल पे हमने प्रश्न आज शुरू में ही पूछ लिए थे सर। शो के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग उन आज के प्रश्नों को जानना चाहते हो तो वो शो का शुरू का हिस्सा दोबारा रिपीट में देख सकते हैं। और मैं दोबारा भी एक बार वो प्रश्न आपके सामने ले आता हूँ सर। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि पहला प्रश्न जो है आज का वो ये रहा। क्या है? ये पहला प्रश्न है, क्या है? जनुषु जयम है और स्वमुग्न पक्ष क्या पारिभाषिक शब्द हैं? जी भाई मेरी आवाज क्लियर आती है आपको? बहुत साफ आ रही है सर। आ रही बढ़िया आ रही। ये दूसरा प्रश्न है सर। अच्छा जी, ये दूसरा प्रश्न है। Which country suggested India Indian term महत्वपूर्ण संधि की नीति के लिए किस देश ने भारतवर्ष को हमारे अपने भारतवर्ष को हमारे अपने शब्द का नाम सुझाया। ये तो आसान सवाल है। जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर हमने नहीं दिया पहले। जी है आसान सवाल है।
ये अच्छा। हाँ, ये दे सकते हैं, मोहन जी आसान सवाल दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझ गया इनका आशय किस कमलेश तरफ को है। कमलेश स्वामी जी गुजरात से स्वामी आपको जी कह नमस्कार रहे कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत मेरा भी नमस्कार कमलेश को। जो दूसरा प्रश्न था ना कल का, भट्ट जी, उसका उत्तर हम कल लेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट लूंगा उस प्रश्न को एक्सप्लेन जी करने सर, में, जी सर, कि वो अवश्य। क्या एक एक्सप्रेशन था जिसमें एक मन भर शराब और 40 बियर की हाँ बोतलें का इनाम मिला था। वो कल हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज भी हम समय की सीमा को लांग गए हैं। आप भी नहीं ऐसे नहीं कोई सर, उसका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए सर, वो अभी है टाइम इतना। नहीं, कल वो लंबा लंबा चलेगा उसका जवाब, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है उसका। तो आप कोई भी बात ऐसे नहीं कोई सर, आप दे दीजिए, आप दे भी कोई दीजिए दे सर, दें? दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की मान गए गुलफाम पे फिल्म बनी थी तीसरी कसम। तीसरी कसम। हाँ तीसरी जी, तीसरी कसम, कसम, राज कपूर साहब। हाँ, तीसरी कसम में एक भी सीन नहीं था जो शहरीकरण की ओर जाए। उसमें सारे सीन जो पूरे ग्रामीण पृष्ठभूमि में बनी थी वो फिल्म। जी। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी बहुत प्रसिद्ध थे ऐसी फिल्मों को लिखने के लिए। तो बंगला एक फिल्म बनी थी, पतालक। और पतालक बंगला फिल्म को हिंदी में बनाया था राहगीर के नाम से। वो जब फिल्म बन रही थी, तो उस फिल्म में जो डायरेक्टर थे वो तरुण जी थे, और गिरीश रंजन जी उसके सहायक निर्देशक थे। तो उस फिल्म के डायलॉग जो थे वो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि फिल्म की जब कास्टिंग हुई तो उसमें नाम गुलजार का गया। ऐसा क्यों हुआ, ये कहानी फिर कभी किसी क्वेश्चन में पूछेंगे। लेकिन एक जब ये फणीश्वरनाथ रेणु जी आए और फिल्म के डायलॉग लिखे उन्होंने, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? सुन रहे आई हैं कांट सी आई हाँ जी, कांट हाँ सी सुन रहे सर। थिंग्स। तो उसमें ये हुआ कि वो जब फणीश्वरनाथ रेणु जी आए और डायलॉग के राइटिंग सेशन चलते, तो एक दिन पूरा होने में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहा कि चलो दक्षिणेश्वर की यात्रा करके आते हैं। वो भक्त थे काली माँ के, वहां गए, दर्शन हुए, और दर्शन होकर जब आए उन्होंने गिरीश रंजन जी से कहा कि चलो बियर पीते हैं। तो वो सामने इलेक्ट्रिक वाइन स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक वाइन स्टोर, उससे बियर लेके आओ। तो गिरीश रंजन जी दुकान के अंदर घुसे, आधा शटर था, उसके अंदर घुसे, तो वहां से एक फिल्म कैमरामैन निकल रहे थे जो इनको जानते थे। तो इन्होंने पूछा, अरे गिरीश, तुम कैसे यहाँ पर? तो अब गिरीश रंजन जी घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीता, मैं तो इसको रेणुदा के लिए ले रहा हूँ, रेणुदा के लिए ले रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा रेणुदा के लिए ले रहा हूँ, जो दुकान का मालिक था, उसने कहा, कौन रेणु? वो फणीश्वरनाथ रेणु। उन्होंने कहा, हाँ, कहाँ है वो? उनका वो बाहर बैठे गाड़ी, तो उसको अंदर बुलाओ, तब मैं बियर दूंगा। उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु जी को अंदर बुलाया। जब फणीश्वरनाथ रेणु जी का चेहरा और मोहरा देखा, उन्होंने उनका, तुम लिख नहीं सकते। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा कि मैंने लिखी है फिल्म। और वो एक्सप्रेशन जो था, वो था जो राज कपूर बार बार उसमें करते, इस करते हैं ना, वो इस एक्सप्रेशन था कि दुकानदार उनके फिदा हो गया। उसने कहा, तुमने लिखा? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने लिखा। तो उसने कहा, इस दुकान में जितनी शराब है उतनी शराब पी दो फणीश्वरनाथ रेणु जी को। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने 2 बियर पी उस दुकान में, वाइन तो नहीं पी कि भाग जाऊंगा करके, लेकिन 2 बियर पी खड़े खड़े। और इस बीच क्या हुआ, उस दुकानदार ने 40 बियर का क्रेट फणीश्वरनाथ रेणु जी की गाड़ी में रखवा दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, अंतरंग स्टोरी है कि ये जो फिल्म का एक्सप्रेशन था वो था इस, जो राज कपूर कहते हैं ना बार बार, यदि आप देखें इस फिल्म को याद करें तो इस एक बड़े अंदाज में वो कहते हैं इस, वो एक एक्सप्रेशन था जिसके लिए फणीश्वरनाथ रेणु जी को मन भर शराब और 40 बियर की बोतल्स का इनाम मिला। मुझे उपन्यास पढ़ने में ज्यादा मजा आया फिल्म देखने के बजाय। अच्छा, अपनी अपनी पसंद है। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, मैं रोया था, मैंने शायद 2 या 3 बार लगातार देखी थी वो फिल्म। तो अपनी अपनी वो ठीक है, इतनी बड़ी कहानी पढ़ी। तीसरी कसम बहुत बेहतरीन फिल्म है सर, बहुत बेहतरीन फिल्म है तीसरी कसम। बहुत बेहतरीन। तो जब आप रोए थे तो फिर रोए थे तो गम गलत करने के लिए बियर पी थी या वाइन पी थी आपने? नहीं, उन दिनों में पीता ही नहीं था सर, उन दिनों में, अभी भी नहीं पीता हूँ।
लेकिन उनको तो पीता ही नहीं था। अभी तो ज्यादा कर बियर पी लेते हैं, अच्छा लेकिन उन दिनों तो वो भी नहीं पीते थे। वो तो स्कूल डेज की बात है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। मेरे ख्याल है समय हो गया है भट्ट जी, जी। आप घोषणा करें तो छुट्टी की। तो नहीं, वो जी बिल्कुल जी डॉक्टर जी। संजीव अत्री जी बिल्कुल चले गए। उनका चले हमारा गए, प्रोग्राम सर, आभार, हाँ धन्यवाद। वो अत्री वो अंधेरा हो गया होगा पार्क में। अत्री जी ने वैसे भी कहा था सर। जी ठीक। जी, अत्री जी वैसे भी कह रहे थे कि वो बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो घर से बाहर हैं। तो अच्छा, पार्क में वो हमारे साथ खड़े थे। उनको बहुत बहुत आभार हम सब की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से। और सर आपको भी बहुत बहुत आभार, बगुड़ा सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। लोग रोज की तरह बने रहे हमारे साथ। तो मित्रों, कल शाम 7 बजे हमसे जुड़ना न भूलिएगा। कल हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षक हैं और जिनकी पहचान पूरे राजस्थान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बड़े लोक गायक की है। मैंने आपको बताया कि उनके YouTube चैनल में 70,000 उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत बहुत पॉपुलर है वो पूरे राजस्थान के साथ साथ वहाँ की संस्कृति को लेकर के। दीप सिंह भाटी जी कल हमारे साथ होंगे ठीक 7 वहाँ बजे। की जो और आप भाषा है राजस्थान के बड़ी बारे में जो विशेष, भी जानना चाहते हो उनसे सवाल कर सकते हैं। विशेष भाषा है जी डिंगल भाषा। डिंगल भाषा के बहुत बड़े जी, हस्ताक्षर डिंगल हैं। भाषा पर। जी हम्म। हाँ, तो डिंगल भाषा में उनसे बहुत सारी चीजें हम सुनेंगे कल और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद इस कार्यक्रम को हिट करने के लिए, इस प्रोग्राम में लगातार बने रहने के लिए, इसको देखने के लिए। और मैं नाम लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि खूब इतने कमेंट्स देश पास भर के करिए। शिक्षक टिप्पणियां करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, वो सबके सबका नाम लेने में आभार, ही 1 सबके घंटा लग प्रति जाएगा। आभार, सबका आभार बहुत बहुत। और हम कल शाम मिलते हैं सबके ठीक प्रति 7 आभार। बजे। सबको नमस्कार। जी जी, सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जी जय सर, हिंद। शुभ खैर।